हेलो एवरीवन, आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है The term grapevine is associated with। हिंदी में grapevine शब्द किससे जुड़ा है? A सुपरविजन, B कंट्रोल, C कम्युनिकेशन, D कमांड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ग्रैपेवाइन। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए ताकि आप लास्ट में देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ग्रैपेवाइन एक तरह का इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई डायरेक्टर है, उसके नीचे सब डायरेक्टर है, उसके नीचे एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर कोई एक चेन नहीं फॉलो होती कि डायरेक्टर सब डायरेक्टर को बताएगा फिर सब डायरेक्टर एम्प्लॉय को बताएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टर और एम्प्लॉय एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो कि इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल चेन नहीं फॉलो हो रही है वहाँ पर। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कोई गॉसिप है, कोई अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। ये इसका एग्जाम्पल है। अब आपको समझ में आ गया कि ग्रैपेवाइन क्या है। ये एक तरह का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें कि कन्वर्सेशन किसी एम्प्लॉय और सुपीरियर के बीच में हो रही है, पर वो किसी भी तरह को एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का एक रूल फॉलो नहीं हो रहा है। एक इनफॉर्मल तरीके की उनकी बातचीत हो रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। हिंदी में निम्नलिखित में से किसके पास पंचायती राज संस्थान नहीं है? अंडमान निकोबार आइलैंड के पास, बी दमन दीव, सी दिल्ली, डी लक्षद्वीप। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसके पास पंचायती राज संस्थान नहीं है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली के पास। सारी यूनियन टेरिटरीज जैसे दमन दीव हैं, लक्षद्वीप हैं, अंडमान हैं, इनके पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पर दिल्ली के पास नहीं है। सेम ऐसे ही सारे स्टेट्स के पास हैं, पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज लागू नहीं है, जैसे नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है। पंचायती राज किस अमेंडमेंट से आया था? 73rd अमेंडमेंट 1992 से। इसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर मेजर फंक्शंस ऑफ लाइन एजेंसी। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन लाइन एजेंसी के मुख्य कार्य हैं? ए मेकिंग डिसीजंस, निर्णय लेना, बी टू इंश्योर दैट चीफ एग्जीक्यूटिव इज एडवोकेटली इन्फॉर्म्ड, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुख्य कार्यकारी को पर्याप्त रूप से सूचित किया गया है, सी मेंटेनिंग प्रोडक्शन, उत्पादन बनाए रखना, डी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाना। बताइए लाइन एजेंसी का क्या कार्य है? इनमें से कौन कौन से कार्य लाइन एजेंसी करती है? दो तरह की एजेंसी होती हैं, स्टाफ एजेंसी, लाइन एजेंसी। एक ऑक्सिलरी एजेंसी भी होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो भी सारे क्वेश्चंस लगाया करें। मैं हमेशा कहती हूँ आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तभी तो आपको कुछ नई चीज़ें आएंगी। देखिए अब इसका आंसर, लाइन एजेंसी का फंक्शन ऑप्शन देखिए, ए क्या है? मेकिंग डिसीजंस, निर्णय लेना, ये बिल्कुल सही बात है। सी है मेंटेनिंग प्रोडक्शन, उत्पादन बनाए रखना, ये भी जिम्मेदारी लाइन एजेंसी की होती है। डी है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लाइन एजेंसी का। पर बी क्या कह रहा है? टू इंश्योर दैट चीफ एग्जीक्यूटिव इज एडवोकेटली इन्फॉर्म्ड। ये काम लाइन एजेंसी का बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टाफ एजेंसी का काम है कि चीफ एग्जीक्यूटिव मुख्य कार्यकारी को सूचना, जो भी सूचना है उसे पहुंचाने का काम। स्टाफ एजेंसी का काम एडवाइस करने का होता है या कोई टेक्निकल काम है, यहीं तक इसका कार्य सीमित रहता है, लेकिन लाइन एजेंसी मेन काम करती है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी, यानी कि
सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइन एजेंसी का काम होता है कमांड करना, कंट्रोल करना और सुपरविजन देना। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो जरूर इस टॉपिक को पढ़ें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट पर है। इन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेदर पब्लिक और प्राइवेट द बेसिक गुड इज एफिशिएंसी, हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट। हिंदी में प्रशासन के विज्ञान में चाहे सार्वजनिक हो या निजी, बुनियादी अच्छी दक्षता है। निम्नलिखित में से किसने यह कथन दिया है? एल उर्विक ने, लूथर गुलिक ने, हेनरी फेयोल ने या जीडे मूर ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो खास करके आती है, वो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग को लेकर के हो या चाहे इसके स्कोप को लेकर के हो, इसलिए आपको स्टेटमेंट भी लर्न करने पड़ेंगे। और बुक्स में देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेस्ट बुक लक्ष्मीकांत की है, उसमें बहुत स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसलिए आप उन्हें थॉरोली लर्न कर लीजिए। देखिए इसका आंसर होगा बी, लूथर गुलिक का ये स्टेटमेंट है। ये ओसाका के थे और इन्होंने ही सबसे पहले फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव को पोस्ट कोर करके रिप्रेजेंट किया कि चीफ एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शन होता है वो पोस्ट कॉर्ब होता है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। हिंदी में नियोजन है, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन तथा बजट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में वर्क्स हैं और उनके ऑथर हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं, यानी कि कोई गलत होगा। जब आपको इनके वर्क पता होंगे तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर की है, मॉडल्स ऑफ मैन हर्बर्ट साइमन की है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर की है या एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एफ.एम. मार्क्स की है। बताइए कौन कौन सा सही है इसमें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन कौन से वर्क्स इसमें सही दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है। बुक्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट क्या है, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये मैक्स वेबर का वर्क है, यानी कि ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है मॉडल्स ऑफ मैन, ये हर्बर्ट साइमन का वर्क है, ये 1957 में पब्लिश हुआ था। फोर्थ है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एफ.एम. मार्क्स, ये भी सही है, 1946 में ये पब्लिश हुआ। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये गलत है। एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो बुक्स हैं उनका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सॉप मैनेजमेंट जो 1900 में पब्लिश हुई, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स जो 1906 में पब्लिश हुई। तो ये वर्क थर्ड एफ.डब्ल्यू. टेलर का नहीं है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द इमर्जेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विथ, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्भव इससे जुड़ा है, यानी नया लोक प्रशासन जो बाद में आया था वो किससे जुड़ा हुआ है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, यहाँ पर आपको ये बताना है। ए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, लोक प्रशासन के अमेरिकी समाज से, बी कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप से, तुलनात्मक प्रशासन समूह, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, और डी है मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस, मिनो ब्रुक सम्मेलन से। बताइए कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आसान क्वेश्चन है ये, सबको पता होगा। इसका आंसर क्या है, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले 1968 में हुई, जिसको चेयर किसने किया था, ड्वाइट वाल्डो ने, और इन्होंने ही एक बुक लिखी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। 1968 में ये बुक इनकी पब्लिश हुई, क्योंकि इनका मानना था कि यूएसए में एक पॉलिटिकल टर्बुलेंस से यूएस गुजर रहा है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर फेल है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तभी इस कॉन्फ्रेंस में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात शुरू हुई, और एक फ्रैंक मैरेली एक ऑथर हैं, इनकी बुक है टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
द मिनो ब्रूक पर्सपेक्टिव इन 1971। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। अब आपको इसका आंसर मिल गया कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनो ब्रूक कॉन्फ्रेंस से निकलकर आई थी। इसने एक तरह से रिजेक्शन कर दिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये भी कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 7th क्वेश्चन, और भी अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड द रिपील ऑफ आर्टिकल 310 एंड 311 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 को निरस्त करने की सिफारिश की? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने की थी, या राजमन्नार कमेटी ने, या पीसी होटा कमेटी ने, या सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आपको पता भी होना चाहिए कि आर्टिकल 310 था क्या, 311 था क्या, तब आप इसका आंसर कर पाएंगे कि किसने इसे निरस्त करने की बात की थी। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, यानी सेकेंड ARC 2005 में ये बना था, और इसी ने ही ये बात रखी कि हमें 310 और 311 आर्टिकल को निरस्त कर देना चाहिए। इसकी चेयरमैनशिप किसने की थी? वीरप्पा मोइली ने की थी। अब 310 311 में था क्या? देखिए प्लेजर ऑफ डॉक्ट्राइन एक शब्द होगा, आपने सुना होगा, यहाँ पे तो प्लेजर जाना जाता है। ये शब्द इंग्लैंड से लिया गया था, जिसके अंदर ये था कि वहाँ क्राउन किसी भी सिविल सर्वेंट को हटा सकते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस के। बिना कोई नोटिस दिए किसी भी सिविल सर्वेंट को वहाँ पर क्राउन निकाल सकते हैं। अब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि इंडिया में किस तरह है ये। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इस तरह लागू हुआ कि जैसे डिफेंस सर्विसेज के लोग हैं, यूनियन सर्विसेज के लोग हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे अपॉइंट होते हैं। आप एग्जांपल के लिए गवर्नर ले सकते हैं। गवर्नर प्लेजर पे अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट गवर्नर को कभी भी हटा सकता है, पर आर्टिकल 310 में प्लेजर की बात की गई है, और आर्टिकल 311 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनको नहीं हटा सकते हम प्लेजर पे। कौन कौन है वो? सुप्रीम कोर्ट का जज है, ऑडिटर जनरल है, हाई कोर्ट जनरल है, और मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल हैं। यानी 311 आर्टिकल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, ऑडिटर जनरल को, और हाई कोर्ट के जज को, और मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन को हम प्लेजर के नाम पर हटा नहीं सकते हैं। साथ में एक पॉइंट और भी है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, वहां पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर लागू नहीं होगा। समझ गए आप? अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 8th क्वेश्चन में वर्क्स हैं, आपको इनको ईयर वाइज अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा वर्क हुआ, उसके बाद कौन सा वर्क हुआ। अब वर्क्स देख लीजिए। पेपर्स फॉर द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। मैंने इसका डेट ऑफ पब्लिशिंग अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। बताइए अब इसको अरेंज करिए आप। देखिए हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है पेपर्स फॉर द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये लूथर गुलिक जी ने लिखा था 1937 में। फिर है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर का, मैंने आपको बताया, और ईयर क्या था? 1911। थर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। मिनो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, वहाँ पे ड्वाइट वाल्डो ने ये बुक इनकी लिखी थी। कब पब्लिश हुई थी? यानी कि 1968 में। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ये अब्राहम मस्लो की बुक है, ये 1954 में पब्लिश हुई। अब ईयर वाइज अब आप इसे लगाइए। सबसे पहले आएगी FW टेलर की द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। अब ये 3 में है, B, C, D में सेकेंड सबसे पहले दिया हुआ है 1911। उसके बाद आएगा लूथर गुलिक का पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड और फर्स्ट, ये भी B और D ऑप्शन में दिया हुआ है।
उसके बाद आएगा अब्राहम मास्लो की मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, यानी कि सेकेंड, फर्स्ट, फिर फोर्थ और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट टाइम ऑफ टर्बुलेंस, जो कि ड्वाइट वार्लो की 1968 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ईयर वाइज आप इनको कहीं पर लिख लीजिए और आपके लिए रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 9th क्वेश्चन है, अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक प्रिज्मीय समाज की विशेषता है अ हाई डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, एक रूपता का उच्च स्तर, अ हाई डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी, विषमता की एक उच्च डिग्री, अ हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन की एक उच्च डिग्री, ये नन ऑफ द अबव। बताइए प्रिज्मेटिक सोसाइटी में क्या था, क्या इसकी विशेषता है? इसे एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने बताया था, उन्होंने इसकी स्टडी की थी। देखिए हम इसको देखते हैं। इसकी विशेषता है विषमता की एक उच्च डिग्री। देखिए एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने 1957 में सोसाइटी का अध्ययन किया, सोसाइटी की स्टडी की थी, और उन्होंने पाया कि सोसाइटी दो तरह की होती है, एक एग्रीडिया और एक इंडस्ट्रिया। एग्रीडिया मतलब कृषि पर आधारित, जैसे चाइना है, और इंडस्ट्रिया जो अपने उद्योगों पर आधारित है, अपने इंडस्ट्रीज पर आधारित है, जैसे अमेरिका। और एफ.डब्ल्यू. रिक्स मानते थे कि अमेरिका श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी अच्छे से काम कर सकती है। लेकिन फिर 1964 में ही एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने एक प्रिज्मेटिक थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर के बेस पर अध्ययन किया। और इसमें इनको क्या मिला? इन्होंने कहा कि 3 तरह की सोसाइटी हैं, एक डिफ्यूज्ड है, एक डिफ्रैक्टेड है, और एक लास्ट जहाँ पर मिक्स टाइप के लोग हैं, वो है प्रिज्मेटिक। अब अलग अलग देख लीजिए कि डिफ्यूज सोसाइटी कौन सी है, जहाँ पर एक संरचना है, बहुत सारी काम करती है, एक ही संरचना, मल्टी फंक्शनल काम वहाँ पर होते हैं। और एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक काम किया जाता है, वो डिफ्रैक्टेड समाज कहलाएगा। और तीसरा समाज था जहाँ पर मिक्स है, कुछ स्पेसिफिक काम भी किए जाते हैं और कुछ मल्टी फंक्शन भी। एग्जाम्पल के लिए आप आरएसएस को ले सकते हैं कि जैसे आरएसएस एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी है और वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी उसकी भागीदारी है, रहती है। तो आरएसएस के यहाँ पे 2 काम, एक स्पेसिफिक भी है और एक वो मल्टी फंक्शन काम कर रही है। वो आरएसएस एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया और एक उसका पॉलिटिक्स में जो पार्ट लेना है वो हो गया। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देश लेंगे तो इसमें इंडिया और चाइना की सोसाइटीज आएंगी। इसमें ज़्यादातर विकासशील देश इस सोसाइटी में, प्रिज्मी समाज में पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 10th क्वेश्चन है, अ पब्लिक पर्सनल में फेस डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एक सार्वजनिक कार्मिक को निम्नलिखित आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट है इन अटेंशन टू ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति असावधानी के कारण, इनएफिशिएंसी, अक्षमता के कारण। थर्ड है इन सबऑर्डिनेशन, अवज्ञा के कारण, इंटीग्रिटी, अखंडता के कारण। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। किन कारणों से एक पब्लिक पर्सनल को हटाया जा सकता है, उसके ऊपर कोई डिसिप्लिन एक्शन लिया जा सकता है, किन कारणों से यहाँ पर आपको बताना है। देखिए इसका आंसर मोस्टली लोगों को पता होगा, एक एक करके देखिए। इन अटेंशन टू ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति असावधानी, हाँ बिल्कुल, इसके बेस पर तो हटाया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इनएफिशिएंसी, अक्षमता के कारण भी हो सकता है, अवज्ञा के कारण भी हो सकता है। फोर्थ है अखंडता, नहीं, इसके कारण हम डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ नहीं ले सकते। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के कारण, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 11th क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस इन यूएसए आर रिगार्डेड एज। यूएसए में स्वतंत्र नियामक आयोगों के रूप में माना जाता है। किस रूप में माना जाता है? देखिए क्या क्या है। फर्स्ट है द आर्म्स ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के हथियार के रूप में। सेकेंड है आइसलैंड्स ऑफ ऑटोनॉमी, स्वायत्ता के द्वीप के रूप में। थर्ड है द फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की चौथी शाखा के रूप में। डी है हेडलेस, नेतृत्वहीन के रूप में। बताइए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन ये स्पेशली यूएसए में ही वर्क करती है। आपको बताना है कि
क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, सरकार की तरफ से शाखा भी है, स्वतंत्र न्याय आयोग को हम ये भी कहते हैं, और हेडलेस भी है। देखिए, ये कमीशन बनते हैं, ये एक फेडरल कमीशन है, बनते हैं कांग्रेस के वहाँ पर एक एक्ट से। ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के, पर इनको एक पार्ट के रूप में देखा जाता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के, पर इनके वर्क में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का नहीं होता है। इस एजेंसीज का काम क्या होता है कि ये इम्पोज करती हैं, इन्फोर्स करती हैं कुछ रेगुलेशंस को। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बिल्कुल फ्री होकर वर्क करती हैं। सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बना था वो था इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन 1887 में, और इसको हम फोर्थ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये और तीनों में फिट नहीं बैठती, ना लेजिस्लेटिव में, ना एग्जीक्यूटिव में, ना जुडिशियरी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 12th क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स। लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक कार्यक्रमों के प्रबंधन से है। रीजन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पॉलिसी मेकिंग। लोक प्रशासन नीति निर्माण है। बताइए, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, और रीजन सही एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट को, या स्टेटमेंट और रीजन सही है पर रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, या स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, या रीजन सही है स्टेटमेंट गलत है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसमें तो क्लियर कट इसका आंसर दिख रहा होगा आपको कि इसका आंसर भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही है, पर रीजन स्टेटमेंट को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहा है। दो अलग अलग बातें दोनों स्टेटमेंट कही गई है, जो कि सही बात है, पर रीजन सही डिफाइन नहीं कर पा रहा है स्टेटमेंट को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये कुछ वर्क्स दिए हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इनको ईयर वाइज लगाना है कि सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई, उसके बाद कौन सी थ्योरी आई, उसके बाद कौन सी थ्योरी आई। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है, इकोलॉजिकल अप्रोच है, नीड्स हायरार्की थ्योरी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है। इनको ईयर वाइज लगाना है। ये लगाना आपके लिए आसान नहीं होगा, फिर भी जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। एक दो तो आप लगा लेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जैसे हो गई, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी हो गई, इकोलॉजिकल अप्रोच भी लगा सकते हैं अगर आपको ईयर याद हो एग्जैक्टली। देखिए, एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को लेंगे। ये 1909 FW टेलर का ही वर्क था। उन्होंने ही साइंटिफिक अप्रोच की एक तरह से मांग की थी 1909 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अच्छा रिलेशन होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में, और डिसीजन बनाने के लिए हमें एक साइंटिफिक अप्रोच की ज़रूरत है। उसके बाद है नीड्स हायरार्की थ्योरी। ये 1943 में इसे अब्राहम मैस्लो ने प्रपोज किया था। 1943 में इसे अब्राहम मैस्लो ने अप्रोच किया था। इन्होंने इसमें 5 चीज़ें बताई थी किससे किससे ह्यूमन बिहेवियर इफेक्ट हो सकता है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी से, सोशल से, स्टीम से, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये 5 चीज़ें मैस्लो ने बताई थी। सेकेंड है, देखिए, इकोलॉजिकल अप्रोच। इसमें इसके पहले कई ऑथर्स, FW रिक्स से पहले भी, जैसे JM गॉस हैं, रॉबर्ट डहल, इन्होंने वर्क किया, पर सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव था वो FW रिक्स का था। इसलिए हम FW रिक्स के ही इकोलॉजिकल अप्रोच को लेंगे, जो उन्होंने 1962 में बुक लिखी, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कब लिखी थी? 1962 में। अब फर्स्ट है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ये हर्सबर्ग ने 1959 में दी थी, 1959 में। अब ईयर वाइज लगाना आपके लिए आसान होगा। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आएगी 1909 की। उसके बाद क्या आएगा? देखिए, यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है। अब आप बताइए, सबसे पहले 1909 आ गया, उसके बाद आएगा नीड्स हायरार्की थ्योरी, यानी कि फोर्थ, फिर थर्ड। अभी 2 ऑप्शन में है, B और C, दोनों में फोर्थ और थर्ड दिया हुआ है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, और लास्ट में आएगा FW रिक्स का इकोलॉजिकल अप्रोच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ,
थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये थियोरीज नहीं पढ़ी है तो इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 14th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड अथॉरिटी रिसाइड्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन अ सुपीरियर एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय सबऑर्डिनेट। रीजन दिया है, टू बर्नार्ड अथॉरिटी इज द करेक्टर ऑफ एन ऑर्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्चू विच इट इज एक्सेप्टेड। हिंदी में बर्नार्ड के अनुसार प्राधिकरण एक बेहतर और एक अधीनस्थ द्वारा स्वीकार किए जाने के बीच संबंध में रहता है। बर्नार्ड के लिए प्राधिकरण एक संगठन में एक आदेश का चरित्र है जिसके आधार पर इसे स्वीकार किया जाता है। बताइए, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को, या रीजन और स्टेटमेंट दोनों सही हैं पर रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, या स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, रीजन सही है और स्टेटमेंट गलत है। इसका भी आपको आंसर क्लियर कट दिख रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही दिए हुए हैं और रीजन भी स्टेटमेंट को सही डिफाइन कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th question is important question. Are three distinctions made by Simon between public and private administration? Which one among the following is not among them? साइमन द्वारा सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच किए गए 3 भेद हैं जिनमें से एक उनके बीच नहीं है। अब ABCD देख लीजिए, हर्बर्ट साइमन ने आपको 3 भेद बताए थे सार्वजनिक और निजी प्रशासन में। बताइए कौन सा इसमें नहीं है जिसकी बात हर्बर्ट साइमन ने नहीं की है। ए है दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्स एट सोशल वेलफेयर वाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। सार्वजनिक प्रशासन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण है जबकि निजी प्रशासन का लाभोन्मुखी है। बी है दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्यूरोक्रेटिक, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजनेस लाइक। वह सार्वजनिक प्रशासन नौकरशाही है, निजी प्रशासन व्यवसाय की तरह है। सी है दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल वेयर एज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन पॉलिटिकल। वह सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक है जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक है। लास्ट है दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेड टेप फ्रॉम विच प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्री। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेड टेप है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन रेड टेप से बिल्कुल फ्री है। अब बताइए हर्बर्ट साइमन के बारे में जिसने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया था, 3 डिफरेंसेस बताए थे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। अब यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा है गलत है। उन्होंने 3 मुख्यतः पॉइंट्स दिए थे कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन में ये अंतर होते हैं, पर यहाँ 4 दिया है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, जो हर्बर्ट साइमन ने नहीं दिया था, वो है ए। स्टेटमेंट ए बिल्कुल गलत है। हर्बर्ट साइमन जी ने इसकी बात नहीं की थी। उन्होंने हाँ ये कहा था कि सार्वजनिक प्रशासन नौकरशाही है और निजी प्रशासन एक व्यवसाय की तरह कार्य करता है। सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक है जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक होता है, उस पर पॉलिटिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, वो फ्री होकर काम करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक रेड टेप की तरह काम करता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इससे बिल्कुल मुक्त रहता है। तो ये 3 आप यहाँ पर एक नई चीज़ लर्न कर लिए। अगर जिसको नहीं आता वो ये जान जाए कि ये 3 पॉइंट्स हर्बर्ट साइमन ने बताए थे कि सार्वजनिक और निजी प्रशासन में किस तरह का अंतर होता है। करेक्ट। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। सारे क्वेश्चंस आप लगाया करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आप उतना ज़्यादा एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर कोई आपको डाउट है आप कमेंट में ज़रूर उस डाउट को मेंशन करिएगा। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस वीडियोस, इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियोस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो नहीं देखे हैं, क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, अपना स्कोर लिखिए। क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, इसलिए आप जाकर क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं। आप पढ़ सब कुछ लेते हैं पर जो पढ़े हैं उसमें से क्या क्वेश्चन आएगा ये आपके लिए जानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और होगा भी बिल्कुल। इसलिए आप क्वेश्चंस लगाइए तो आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर ऑल दी डेली वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।